नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की धरोहर उत्तर प्रदेश श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों की जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जनजातियां वही जिनकी अपनी सामाजिक समृद्धि, भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विशेष पहचान के कारण वो अपनी भाषा, धर्म के साथ अपनी विशेष पहचान रखती हैं। इन जनजातियों के संदर्भ में आज हमारा यह संस्करण आपके लिए उपलब्ध रहेगा जो आपके परीक्षा में आपको उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पर एक नजर डालते हैं। बात अगर करें इनकी जनगणना के हिसाब 2011 के हिसाब से इनकी जनसंख्या की, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 0.6% की इनकी भागीदारी है। और इनके संख्या की बात करें तो 11,34,273 इनकी संख्या बताई गई है। साथ ही अगर बात करें भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इनके बारे में बात की जाती है, इन्हें स्थान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो जनसंख्या के घटते क्रम में कई बार डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि गोंड, खरवार और थारू ये क्रम है। गोंड जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में, उसकी संख्या लगभग 6.25 लाख के आसपास है। उसके बाद खरवार और थारू, खरवार 1.25 लाख के आसपास है और फिर थारू का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में अगर कुल प्रमुख जनजातियों की बात करें, वैसे तो संख्या ज्यादा है, तो 12 के आसपास प्रमुख जनजातियां हैं। सबसे पुरानी जनजाति की अगर बात होगी तो थारू और बुक्सा, ये दो ऐसी जनजातियां हैं जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, किस जिले में है, ये प्रश्न कई बार लगातार पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है। उसके बाद बलिया का स्थान आता है और सबसे कम की अगर बात करें तो बागपत जिले में उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या सबसे कम है। अब एक नजर डालते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। 1967 में 5 ऐसी जनजातियां थी जिनको अधिसूचित किया गया। कौन कौन थी? थारू जनजाति थी, भुक्सा थी, भोटिया थी, जौनसारी थी और राजी थी। ये 5 ऐसी जनजातियां हैं जिनको 1967 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। फिर हम देखें तो 2003 में फिर से 10 जनजातियों को और जो है इसमें इस सूची में शामिल किया जाता है। वो जनजातियों पर एक नजर डालें तो पहली श्रेणी में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड आते हैं। दूसरी में खरवार या खैरवार, तीसरी में सहरिया, फिर परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरो और भुइया या भुनिया, ये 2003 में सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहले 1967 में 5 और यहां पर 10, इस प्रकार 15 जनजातियां हो गई। इसमें उप विभाजन भी है तो उसके अंतर्गत ढेर सारी जनजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये थी। अब देखिए एक एक करके हम थोड़ा मुख्य जनजातियों पर नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करेंगे थारू की। थारू बेसिकली कहां पाए जाते हैं? तो थारू जो है जो तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट कौन सा है? तो हिमालय के नीचे तलहटी में स्थित जो बेल्ट है, नेपाल की सीमा से लगे हुए जो जनपद हैं, वहां पर इसकी अवस्थिति हमको दिखाई देती है। चाहे वो आप यहां से देख सके हैं कुशीनगर, महाराजगंज, यहां से होते हुए बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, ये जितने सीमावर्ती जिले हैं नेपाल वाले, तराई बेल्ट में स्थित हैं। यहां पर बेसिकली थारू जनजाति पाई जाती है। और ये इनका संबंध अगर बात करें तो किरात वंश से ये संबंध इनका ऐतिहासिक रूप से माना जाता है। और थार नाम क्यों? जो थार मरुस्थल है उसी से संबद्ध होने के कारण थारू भी कहा जाता है। ये लोग, ऐसा माना जाता है कि जो थार मरुस्थल है वहां से विस्थापित होकर यहाँ पर आए, बसे। इनके पहनावे पर अगर बात करें तो धोती, बड़ी चोटी रखते हैं, हिंदू धर्म से इनका संबंध होता है। कद इनका छोटा होता है, इनकी मुखाकृति जो होती है वो चौड़ी होती है और हल्के पीले रंग की इनकी त्वचा होती है। संयुक्त और प्रारंभ में इनमें संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था और प्रारंभ में इनमें मातृसत्तात्मक समाज था। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आप ध्यान रखेंगे कि मातृसत्तात्मक समाज इनमें प्रारंभ में था, हालांकि बाद में इसमें गिरावट देखी गई। हिंदू धर्म से इनका संबंध है। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कृषि प्रधान है, अर्थात कृषि पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। लखीमपुर जनपद में इनके लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा जनपद है जहां पर थारू लोगों के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो याद रखेंगे आप, वो लखीमपुर जनपद है। इसके बाद इनमें एक विशेष त्योहार है, उस त्योहार को, सांस्कृतिक पारंपरिक इनका त्योहार है, उसको याद रखेंगे आप, बजहर। डायरेक्ट इस पर प्रश्न पूछा गया है विगत परीक्षा में कि बजहर का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो थारू जनजाति समुदाय में एक पारंपरिक त्योहार है बजहर, याद रखेंगे। और दिवाली को शोक के रूप में मनाए जाने के कारण भी ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगली जनजाति की हम बात करें तो ये है बुक्सा।
बुक्सा की अगर बात करें तो उसको बुक्सा या भोक्सा भी कहा जाता है। ये बिजनौर जनपद में, बिजनौर जनपद कहाँ है तो अवस्थिति देखें ये ऊपर, यहां पर ये पाई जाती है। और अधिकांश लोगों का यह मत है कि ये जनजाति जो है परिवार अपने आप को राजपूत घरानों से संबंध बताते हैं। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जब मराठों द्वारा वहां से ये इनको हटाया गया, भगाया गया, तो वहां से आकर ये इस क्षेत्र में बिजनौर में बस जाते हैं। उनकी बसावट यहाँ पर तभी से दिखाई देती है। ये लोग कुछ मीट को अवॉइड करते हैं, जैसे बंदर, गाय और मोर का मांस खाना इनके यहाँ वर्जित है पूरी तरह से, इसको ये लोग मानते हैं। और साथ साथ जो खासियत है वो ये है, यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन मिलता है, वर्ण व्यवस्था हम कह लें कि इस समाज में दिखाई पड़ता है। जैसे बुक्सा में भी आपको बुक्सा ब्राह्मण, क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा, ये स्तरीकरण आपको दिखाई देगा। साथ ही इनके विवाह में, अगर इनके विवाह पद्धति की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बुक्सा समुदाय में, बुक्सा जनजाति में जो विवाह है वो एक अनुबंध की तरह इस्तेमाल होता है। और बिरादरी पंचायत का कॉन्सेप्ट यहां पर है, यह भी सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बिरादरी पंचायत का सीधा संबंध बुक्सा जनजाति से है, जो कि आपके यहां पर कहां पाई जाती है, बिजनौर में पाई जाती है। अब देखिए खरवार या खैरवार, अगली जो जनजाति है वो खरवार या खैरवार है। इसकी स्थिति को देखें तो आप देखें यहां पर बिहार से जो लगे हुए जिले हैं, यहां पर आप देख लीजिए बलिया में इसकी स्थिति है, देवरिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये गाजीपुर जनपद में भी है, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इसकी अवस्थिति है। तो इन जिलों में ये पाया जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में। और ये अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। साथ ही कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये कत्थे के व्यापार से संबंधित है, वही कत्था जो पान में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये लोग बघौस, बनसंती, दूल्हा देव, घमसान, गोरड़िया, शिव, दुर्गा, हनुमान इत्यादि लोगों को पूजते हैं। यहाँ इनकी अपनी परंपराएं हैं उसके अंतर्गत। और जंतुओं में विशेष रूप से नाग पूजा का प्रचलन जो है वो खरवार जनजातीय समुदाय में है। तो इसको भी आप ध्यान रखें कि नाग पूजा का संबंध किसमें है, तो जनजातीय जो खरवार या खैरवार समुदाय है उसमें है। इनकी कई उपजातियां भी हैं, जिसमें सूरजवंशी, पत्नबंधी, दौलतबंधी, खेरी, मौगती, आर्मिया, ये इनके कुछ जो है उप समितियां हैं, हम कह ले उपजातियां हैं, समितियां नहीं उपजातियां हैं। और इनके प्रमुख एक इनका नृत्य है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, वो है कर्मा। तो कर्मा का संबंध खैरवार या खरवार जनजाति से है, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद अगली जो जनजाति है वो है अगरिया। अब देखिए ब्रिटिश काल के दौरान क्या हुआ कि जो मिर्जापुर है और उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, ये लोग विशेष रूप से अगरिया समुदाय से संबंधित है। ये आपका मिर्जापुर जिला है और यहीं पर यह जनजाति पाई जाती है। और यहां पर विशेष रूप से ये लोग खनन में शामिल थे, खनन से संबंध थे। और इस जाति के लोगों का लोहे के काम करने से संबंध होने के कारण इससे भी इनको आप देखेंगे विशेष रूप से पेशा जो इनका है, तो पेशे में लोहे के स्मेल्टर हैं ये लोग, इस वजह से ये इससे संबंधित है। अब देखिए इसमें लोहार, सोरू, नेमी, धुरुआ, टेकाम, मरकाम, पुरताई, मराई, ये इनकी कुछ अन्य उपजातियां हैं जिसमें ये विभाजित हैं। आगे अगर बात करें सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति की स्थिति सबसे पहले देख ले ललितपुर में है। और ये ललितपुर जिला है, यहां पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। और इन्हें बना रावत, रावत, सोरेन, बना रखा भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही कई लोग भील, पूज्य या शिव, हिंदू भगवान होने का दावा करते हैं। रामायण की शबरी से भी इनका तादाद में लगाया जाता है कि इससे भी संबंध है। तो इस तरह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रामायण की शबरी से अपने को कौन सी जनजाति संबंध बताती है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि सहरिया जनजाति बताती है। और अगर पारंपरिक व्यवसाय की बात करें कि इनका क्या है पारंपरिक व्यवसाय, तो जो शहद इकट्ठा करने का काम है वो इनका पारंपरिक व्यवसाय है। साथ ही लकड़ी काटना भी इनका पारंपरिक व्यवसाय है। खनन आपको बताया ही गया कि ब्रिटिश काल में भी एक खनन से संबंध थे। टोकरियां बनाने का काम और पत्थर तोड़ने का काम सहरिया जनजाति करती है। अवस्थिति ललितपुर में है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम देखें तो बैगा, बैगा कहां है, तो सोनभद्र में है। सोनभद्र की स्थिति आप देखें मैप में, सोनभद्र कहां है आप कमेंट करें। देखिए आप यहां पर देखेंगे मिर्जापुर के बगल में यहां पर सोनभद्र। तो सोनभद्र में इनकी अवस्थिति है किसकी, बैगा की। और बैगा जनजाति के संदर्भ में सबसे पहले 1778 में ब्लूमफील्ड ने कुछ विशेषताएं इनकी बताई। इसमें कहा कि ये लोग जंगल काटते थे पहले, तो जंगल काट के कौन सी खेती करते थे, तो बेवर खेती। बेवर खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, झूम खेती को ही बेवर खेती कहते हैं। इसमें पहले जंगलों को काटा जाता है, फिर उनको जला के वहां पर
पारंपरिक तरीके से बीज को बो के खेती की जाती है। बहुत कम संसाधन और आसान तरीके से की जाने वाली खेती है। इसमें महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, यह ध्यान रखना है। तो बेवर खेती का प्रचलन बैगा जनजाति में है। साथ ही इसमें ओझा का कार्य करते हैं, जंगली जड़ी बूटी से रोगों का ये उपचार करने का काम करते हैं, बांस से चटाई बनाते हैं, कुछ अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण ये लोग करते हैं, चूंकि सीधे प्रत्यक्ष रूप से जंगल से संबंध होते हैं। प्रकृति के करीब होने के कारण प्रकृति से संबद्ध कार्य ही इनके अंतर्गत आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही ये शहद निकालने के अलावा कंदमूल, हर्रा इकट्ठा करते हैं। हर्रा एक औषधीय फल हम कह सकते हैं, हरितिका, हर्रा, ये सब औषधीय फल है, तो इसको इकट्ठा करने का काम भी करते हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब बैगा जनजाति में प्रचलित है, जो कि सोनभद्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। इसके अलावा कुछ अन्य जनजातियां हैं जो कभी कभी आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे चेरो जनजाति है, ये चंद्रवंशी राजपूत होने का दावा करते हैं। साथ ही ये जनजाति सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली में पाई जाती है, याद रखेंगे। फिर घासिया है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर के रीजन में पाई जाती है। कोल है, कोल मुख्य रूप से इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, मिर्जापुर के जिले में ये पाई जाती है। और कोरवा, कोरवा भी ये बेसिकली जो है गरीब समुदाय है, और ये अलग थलग जनजातियां हैं, उनमें अधिकांश ये शिकारी और संग्रहकर्ता हैं, और उसी क्षेत्र में ये भी पाई जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां थी जिनसे संबंध सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो। अंत में हमारी परिपाटी एक अभ्यास प्रश्न की है, तो आइए आज का सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब देंगे। अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है, मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर या बिजनौर। तो सही जवाब आप दें, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।